क्या आपको याद है, एक दशक पहले की बात है, गर्मियों का मौसम आते ही ना देश के कई हिस्सों में घंटों घंटों के लिए बिजली कटना एक बहुत ही आम बात हुआ करती थी। अरे बिल्कुल। मतलब ऐसा लगता था जैसे अंधेरे में रहना हमारी नियति बन चुकी है। इन्वर्टर की आवाजें हर घर की कहानी थी। एकदम सही कहा। और सिर्फ घरों की बात नहीं है, उस समय हमारा जो पूरा पावर सेक्टर है ना, यानी ऊर्जा क्षेत्र, वो हजारों करोड़ के घाटे में डूब रहा था। और वो घाटा सिस्टम को अंदर से खोखला कर रहा था। हाँ, लेकिन आज आप देखिए, जब कोई इंसान किसी अंधेरे कमरे में दाखिल होता है और दीवार पर लगा एक छोटा सा स्विच ऑन करता है तो पलक झपकते ही रोशनी हो जाती है। और वो 1 सेकंड का जो समय है ना, वो हमें बहुत सामान्य लगता है। बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन उस 1 सेकंड की प्रक्रिया के पीछे, उस स्विच और उस बल्ब के बीच दुनिया का सबसे बड़ा और जटिल ढांचा काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये ढांचा अब घाटे में नहीं है। ये सच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो आज के इस विशेष गहन विश्लेषण में हम इसी बदलाव पर बात करेंगे। हमारे पास ना भारत सरकार के प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो और ऊर्जा मंत्रालय के मार्च 2026 के एकदम ताज़ा दस्तावेज मौजूद है, जो कि बहुत ही विस्तृत रिपोर्ट है। हाँ, बहुत विस्तृत है। तो हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे भारत का ऊर्जा क्षेत्र, जो कभी अपनी चरमराती व्यवस्था के लिए जाना जाता था, आज एक डिजिटल, टिकाऊ और लाभदायक प्रणाली बन चुका है। और कैसे हरित ऊर्जा ने इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। एग्जैक्टली। हम ये भी समझेंगे कि कैसे एक दिन ऐसा आया जब देश की आधी से ज्यादा मांग सिर्फ और सिर्फ हरित ऊर्जा से पूरी हुई। तो ठीक है, आइए समझते हैं। इस पूरी बातचीत को शुरू करने से पहले ना हमें एक बुनियादी बात समझनी होगी। बिजली सिर्फ एक सुविधा भर नहीं है। मतलब सिर्फ रोशनी करने या टीवी चलाने तक सीमित नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। बिजली असल में किसी भी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का जीवन रक्त होती है। मतलब एक फैक्ट्री तभी माल बना पाएगी, एक अस्पताल तभी अपनी लाइफ सेविंग मशीनें चला पाएगा। और हमारा जो ये पूरा इंटरनेट और डिजिटल नेटवर्क है, वो भी तो तभी काम करेगा जब बिजली बिना रुके मिलेगी। एकदम सही। अगर ऊर्जा का ढांचा कमजोर है तो देश की तरक्की वहीं रुक जाती है। कोई भी निवेशक वहां पैसा नहीं लगाएगा जहां पावर कट होते हों। और शायद यही कारण है कि किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए ना सबसे पहले उसकी जड़ पर वार करना होता है, यानी पर्याप्त मात्रा में बिजली पैदा करना, जिसे हम जेनरेशन या उत्पादन कहते हैं। हाँ, मैंने जब इन दस्तावेजों को पढ़ना शुरू किया तो इसके आंकड़े मुझे बहुत ही चौंकाने वाले लगे। रिपोर्ट बताती है कि जनवरी 2026 तक भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता 520.51 गीगावाट तक पहुंच चुकी है, जो कि एक बहुत ही विशाल आंकड़ा है। बहुत विशाल। लेकिन जिस चीज ने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा वो है इस क्षमता को जोड़ने की रफ्तार। मतलब वित्तीय वर्ष 2025-26 में केवल जनवरी महीने तक ही रिकॉर्ड 52,537 मेगावाट की नई क्षमता जोड़ी गई है। और अगर हम इसकी तुलना पिछले साल से करें? हाँ, पिछले साल ये आंकड़ा 34,054 मेगावाट था। मतलब एक साल में इतनी बड़ी छलांग। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है ना कि इस आंकड़े का असल मतलब क्या है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो 2013-14 के दौरान भारत में बिजली की कमी 4% हुआ करती थी। 4%? सुनने में तो ये बहुत छोटा लग सकता है। सुनने में छोटा लगता है, लेकिन जब हम 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले देश की बात कर रहे हो ना, तो 4.2% की कमी का मतलब है हजारों छोटे बड़े उद्योगों का ठप पड़ जाना। और ग्रामीण इलाकों में शाम ढलते ही लालटेन जलाना। बिल्कुल। लेकिन आज दिसंबर 2025 के जो आंकड़े हमारे पास हैं, उनके अनुसार ये कमी गिरकर मात्र 0.03% रह गई है। 4.2% से सीधे 0.03%। वाह, ये तो तकनीकी रूप से शून्य के बराबर ही हो गया। शून्य ही है एक तरह से। और ये तब है जब मांग लगातार बढ़ रही है। वही मैं सोच रही थी, ये तो ऐसा है जैसे कोई चलती हुई ट्रेन में ना सिर्फ इंजन बदल रहा हो, बल्कि उस ट्रेन की स्पीड भी दोगुनी कर रहा हो। बहुत ही सटीक तुलना है ये। क्योंकि देखिए, एक तरफ हमारी अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है, हर रोज नई फैक्ट्रियां खुल रही हैं, लोगों की आमदनी बढ़ रही है, तो घरों में एसी और गैजेट्स भी बढ़ रहे हैं। मतलब मांग हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रही है। हाँ, और दूसरी तरफ उस बढ़ती मांग को बिना किसी झटके के पूरा किया जा रहा है। ये सच में हैरान करने वाला है। बिल्कुल। और इन दस्तावेजों में ये भी दर्ज है कि भारत ने 242.49 गीगावाट की जो पीक डिमांड है, यानी अधिकतम मांग, उसे भी सफलतापूर्वक पूरा किया है। 242 गीगावाट से ज्यादा? ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और ये कोई संयोग नहीं है।
इसके पीछे ना बेहतर प्लानिंग, उत्पादन क्षमताओं में लगातार भारी निवेश और ग्रिड के बहुत ही सटीक प्रबंधन का हाथ है। मतलब अब अंदाजा लगाने के तरीके बेहतर हो गए हैं। एग्जैक्टली पहले हमारे पास मांग का अनुमान लगाने के उतने सटीक तरीके नहीं थे, लेकिन अब डेटा और तकनीक की मदद से, एआई की मदद से ये पहले ही पता चल जाता है कि किस राज्य में किस समय बिजली की मांग अचानक बढ़ने वाली है। ये तो बहुत ही शानदार व्यवस्था है। हाँ, तो ठीक है, हमने पर्याप्त मात्रा में बिजली बना ली, मतलब उत्पादन की समस्या सुलझ गई। पहला पड़ाव पार हो गया। हाँ, लेकिन इन दस्तावेजों को पढ़ते हुए मेरे जहन में एक और सवाल आता है। भारी मात्रा में बिजली बनाना तो केवल आधी लड़ाई जीतना हुआ ना? बिल्कुल, असली चुनौती तो इसके बाद शुरू होती है। वही तो, असली सिरदर्द तो लॉजिस्टिक्स का है। यानी इस बिजली को मान लीजिए आंध्र प्रदेश के किसी पावर प्लांट से निकालकर हिमाचल के किसी बहुत ही दूर दराज पहाड़ी गांव तक पहुंचाना, जिसे हम लास्ट माइल कनेक्टिविटी कहते हैं। हाँ, तो इस स्रोत सामग्री में ना कई बड़ी सरकारी योजनाओं का जिक्र है, जैसे सौभाग्य योजना, DDU-JJY और IPDS, और इनमें लगभग 1.85 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश किया गया है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से बदलने के लिए था। और रिपोर्ट के मुताबिक इसका परिणाम ये हुआ कि 18,374 गांवों का विद्युतीकरण हुआ और लगभग 2.86 करोड़ घरों को पहली बार बिजली के कनेक्शन मिले। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उपलब्धि तो है, लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा संदेह होता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या केवल गांव में एक खंभा गाड़ देना और उस पर तार खींच देना ही विद्युतीकरण है? ये बहुत ही लाजमी सवाल है। मतलब अगर उस तार में करंट ही ना हो तो उस खंभे का गांव वालों को क्या फायदा? ये एक बहुत ही जरूरी और बुनियादी सवाल है। पहले के समय में ना कई बार विद्युतीकरण का मतलब सच में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देना होता था। खंबे लग गए, बात खत्म। हाँ, कागज पे गांव रोशन हो गया। बिल्कुल, लेकिन इन ताज़ा दस्तावेजों में जो असली कहानी है ना, वो घंटों की आपूर्ति वाले आंकड़ों में छिपी है। असली बदलाव खंभे लगने में नहीं, बल्कि उन तारों में बिजली दौड़ने के समय में है। तो आंकड़े क्या कहते हैं सप्लाई के बारे में? अगर हम 2014 के ग्रामीण भारत को देखें, तो वहां दिन भर में औसतन सिर्फ 12.5 घंटे बिजली आती थी। सिर्फ 12.5 घंटे? मतलब आधा दिन बिना बिजली के? जी हाँ, आधा दिन ब्लैकआउट। लेकिन अब 2025 में ये आंकड़ा बढ़कर 22.6 घंटे हो गया है। वाओ, 22.6 घंटे! और शहरों का क्या हाल है? वहीं शहरी क्षेत्रों में ये 23.4 घंटे तक पहुंच चुका है, लगभग 24 घंटे। इसका मतलब है कि अब गांव और शहर के बीच बिजली की उपलब्धता का जो एक बहुत बड़ा अंतर हुआ करता था ना, वो लगभग मिट चुका है। एकदम सही कह रही हैं आप। और इस 22.6 घंटे के सप्लाई का ना सीधा असर जमीनी हकीकत पर पड़ता है। वो कैसे? मतलब आर्थिक रूप से? हाँ, जरा सोचिए एक छोटे किसान या किसी छोटे उद्यमी के बारे में। पहले उसे अपनी मशीनें या पानी का पंप चलाने के लिए महंगे और प्रदूषण फैलाने वाले डीजल जनरेटर का इस्तेमाल करना पड़ता था। जिससे उसकी लागत बहुत बढ़ जाती होगी। बहुत ज्यादा। अब लगातार बिजली मिलने से वो डीजल का खर्च बच रहा है, छोटे उद्योग पनप रहे हैं, और यही कारण है कि भारत में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत जो पहले 957 किलोवाट घंटा थी, हाँ, मैंने ये आंकड़ा देखा था, वो 52.6% उछलकर 1460 किलोवाट घंटा हो गई है। और जब खपत बढ़ती है तो इसका सीधा मतलब है कि आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। ये तो बहुत ही सकारात्मक संकेत है। और इस पूरी बिजली को ना पूरे देश में दौड़ाने के लिए जो जाल बिछाया गया है, वो भी अपने आप में एक इंजीनियरिंग का अजूबा है। बिल्कुल, हमारा ट्रांसमिशन नेटवर्क। हाँ, रिपोर्ट बताती है कि भारत का ट्रांसमिशन नेटवर्क अब 5 लाख सर्किट किलोमीटर को पार कर गया है, और इन दस्तावेजों में इसे दुनिया का सबसे बड़ा सिंक्रोनस नेशनल ग्रिड कहा गया है। इस सिंक्रोनस शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वही मैं पूछने वाली थी, ये सिंक्रोनस होने का असल में क्या मतलब है? सिंक्रोनस का मतलब है कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक पूरा देश एक ही फ्रीक्वेंसी पर धड़कता है। मतलब पूरे देश का सिस्टम एक साथ एक ताल में काम कर रहा है। एग्जैक्टली। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये एक ऐसा विशाल और बिना रुकावट वाला हाईवे है जहां बिजली एक राज्य से दूसरे राज्य में पलक झपकते ही पहुंच सकती है। तो अगर किसी राज्य में अचानक पावर प्लांट बंद हो जाए तो दूसरा राज्य तुरंत उस कमी को पूरा कर सकता है और आम जनता को पता भी नहीं चलेगा कि कोई फॉल्ट हुआ था। ये तो बहुत अच्छी बात है।
मतलब बिजली बन गई, नेशनल ग्रिड के विशाल हाईवे से गुजरकर गांव और शहरों तक पहुंच भी गई और अब 22 घंटे से ज्यादा मिल भी रही है। सब कुछ बहुत परफेक्ट लग रहा है ना? हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। इन दस्तावेजों का सबसे रोमांचक हिस्सा मुझे वो लगा जहां बात पैसे की आती है। और पैसा ही तो पूरी अर्थव्यवस्था का पहिया घुमाता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर बिजली उपभोक्ता तक पहुंच गई लेकिन उस बिजली का बिल और पैसा वापस सिस्टम में लौट कर नहीं आया, तो ये पूरा का पूरा ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। एकदम सही। और यहीं पर इस पूरी चेन की सबसे कमजोर कड़ी की बात आती है, हमारी वितरण कंपनियां, जिन्हें हम डिस्कॉम्स कहते हैं, है ना? हाँ, डिस्कॉम्स। यही वो संस्थाएं हैं जो सीधे आम जनता से जुड़ी होती हैं। मतलब हमारे घरों में जो बिजली का बिल आता है वो इन्हीं का होता है। बिल्कुल, वे पावर प्लांट से बिजली खरीदती हैं और हमारे घरों तक पहुंचाती हैं। अब सोचिए, अगर ये कंपनियां ही दिवालियां हो जाएं, तो वे पावर प्लांट को पैसा नहीं दे पाएंगी। और फिर पावर प्लांट कोयला या गैस नहीं खरीद पाएंगे और पूरा का पूरा चक्र वहीं रुक जाएगा, ब्लैकआउट हो जाएगा। एग्जैक्टली, यही डर हमेशा बना रहता था। और अगर हम 2014 के वित्तीय आंकड़ों को देखें तो स्थिति सच में डरावनी थी। वित्तीय वर्ष 2014 में इन डिस्कॉम्स को कुल मिला के 67,962 करोड़ रुपए का भारी भरकम घाटा हुआ था। लगभग 68,000 करोड़। ये कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये सिस्टम को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। लेकिन अब 2025 के आंकड़े ना एक पूरी तरह से अलग तस्वीर पेश करते हैं, जो कि बहुत ही राहत देने वाली तस्वीर है। हाँ, वित्तीय वर्ष 2025 में इन्हीं डिस्कॉम्स ने 2,701 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ यानी नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। घाटे से निकलकर सीधे मुनाफे में आना। मतलब ये तो ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति कई सालों से भारी भरकम क्रेडिट कार्ड के कर्ज में डूबा हुआ था, बैंकों के चक्कर काट रहा था और अब अचानक हाँ, न सिर्फ उसने अपना सारा कर्ज चुका दिया है, बल्कि वो मुनाफे में जी रहा है। हाँ, और उसके बैंक खाते में अच्छी खासी बचत भी है। आखिर ये जादू हुआ कैसे? देखिए, ये कोई जादू नहीं है। इसके पीछे बहुत ही कड़े और संस्थागत सुधारों का काम है। दस्तावेजों में लेट पेमेंट सरचार्ज नियमों का बहुत प्रमुखता से जिक्र है। लेट पेमेंट सरचार्ज यानी LPS। हाँ, LPS। इसे समझना बहुत जरूरी है। पहले क्या होता था कि राज्य सरकारें या डिस्कॉम्स बिजली तो खरीद लेती थी, लेकिन उसका पैसा चुकाने में महीनों या सालों लगा देती थी। मतलब कोई वित्तीय अनुशासन नहीं था? बिल्कुल नहीं था। LPS नियमों ने ना इस आदत को जड़ से खत्म कर दिया। इस नियम के तहत अगर कोई डिस्कॉम समय पर अपना बकाया नहीं चुकाता है, तो उसे नेशनल पावर एक्सचेंज से बिजली खरीदने से रोक दिया जाता है। वाह, यानी अगर आप पैसे नहीं देंगे तो आपको बाजार से नई बिजली नहीं मिलेगी। सीधा सा नियम, नो पेमेंट नो पावर। ये तो बहुत ही कड़ा कदम है। और इसी कड़े कदम का नतीजा है कि जो बकाया राशि जून 2022 में 1.4 लाख करोड़ रुपए के पहाड़ जितनी थी, 1.4 लाख करोड़, बाप रे, वो फरवरी 2026 में घटकर मात्र 4,109 करोड़ रुपए रह गई है। सोचिए कितना बड़ा बदलाव है। ये सच में दिमाग खराब कर देने वाला आंकड़ा है। और इसके अलावा मैंने पढ़ा कि एक और बड़ा बदलाव AT&C हानियों में भी आया है। हाँ, AT&C लॉसेस। ये वो बिजली होती है जो या तो पुराने तारों की वजह से रास्ते में बर्बाद हो जाती है या फिर चोरी हो जाती है। कटिया डालकर जो चोरी होती है। हाँ, वही। और यह हानि 22.62% से गिरकर 15.04% पर आ गई है। और दस्तावेजों में ना एक और बहुत तकनीकी शब्द का इस्तेमाल हुआ है, ACSR गैप। हाँ, ये वित्तीय सेहत मापने का सबसे बड़ा पैमाना है। रिपोर्ट कहती है कि ये गैप पहले 0.78 रुपए प्रति यूनिट था, जो अब गिरकर 0.06 रुपए रह गया है। इसे अगर हम आसान भाषा में समझें, हाँ, क्या ये वैसा ही है जैसे कोई दुकानदार 10 रुपए में एक चीज खरीदता है और उसे 9 रुपए 22 पैसे में बेचता है? बिल्कुल। यानी हर एक बिक्री पर 78 पैसे का नुकसान। और जब वो करोड़ों यूनिट बेच रहा है तो ये 78 पैसे का नुकसान मिलकर हजारों करोड़ बन जाता है। बहुत ही सही एनालॉजी दी आपने। और अब ये नुकसान सिर्फ 6 पैसे रह गया है। मतलब लगभग खत्म ही हो गया है। हाँ, और इस नुकसान को कम करने के लिए स्वचालित मासिक ईंधन समायोजन जैसी नीतियां लागू की गई। ऑटोमेटिक मंथली फ्यूल एडजस्टमेंट, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ईंधन जैसे कोयला या गैस
महंगा होता है तो वो लागत तुरंत उस महीने के बिजली के बिल में जुड़कर आ जाती है। अच्छा, पहले ऐसा नहीं होता पहले था? ऐसा नहीं होता था। पहले इसे मंजूर करवाने में सालों लग जाते थे, कमिटियां बैठती थीं और तब तक डिस्कॉम्स का घाटा आसमान छूने लगता था। समझ गई। और इस पूरी वित्तीय रिकवरी में ना एक और तकनीक ने मुझे लगता है गेम चेंजर का काम किया है, वो है स्मार्ट मीटर। ओह बिल्कुल, स्मार्ट मीटर ने तो पूरी तस्वीर ही पलट दी है। रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में 5.62 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। मुझे लगता है कि जो पुरानी मीटर थे ना, वो एक तरह की ईमानदारी के बक्से जैसे थे, जहां लोग आसानी से छेड़छाड़ कर सकते थे या फिर बिल देने से बचने के बहाने ढूंढ लेते थे कि मीटर रीडर नहीं आया। हाँ, लेकिन ये स्मार्ट मीटर ना बिल्कुल एक प्रीपेड मेट्रो कार्ड की तरह है। ये तुलना एकदम सटीक है। जैसे मेट्रो में आप बिना कार्ड रिचार्ज किए सफर नहीं कर सकते और सिस्टम को तुरंत पता चल जाता है कि किसने कहाँ एंट्री ली और कहाँ एग्जिट किया, वैसे ही स्मार्ट मीटर काम करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि उपभोक्ता अपने मोबाइल ऐप पर देख सकते हैं कि उन्होंने कितनी बिजली खर्च की है। हाँ, और वे इसे फोन के टॉक टाइम की तरह रिचार्ज कर सकते हैं। इससे मुझे लगता है मानवीय भूल और बिजली चोरी की गुंजाइश लगभग खत्म हो गई है। बिल्कुल, और इसी ने डिस्कॉम्स और आम जनता के बीच एक डिजिटल पुल का काम किया है। राजस्व की वसूली अब सटीक है, पारदर्शी है और तुरंत हो रही है। तो अब जब हमारा ये ऊर्जा ढांचा इतना विशाल हो गया है, हर गांव तक पहुंच गया है और आर्थिक रूप से भी मुनाफे में आ गया है, तो मेरे दिमाग में एक बहुत ही गंभीर सवाल पैदा होता है। और वो सवाल क्या है? आखिर हमारी ये सारी बिजली आ कहां से रही है? ये आज के समय का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि देखिए, अगर इस बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की भूख मिटाने के लिए हम सिर्फ पहाड़ों के पहाड़ कोयला ही जला रहे हैं, तो हम एक आर्थिक समस्या को सुलझाकर पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ी तबाही खड़ी कर रहे हैं। एकदम सही बात कही आपने। और भारत के ऊर्जा क्षेत्र की असली जीतना इसी बात में है कि हम पर्यावरण की कीमत पर विकास नहीं कर रहे हैं। मतलब हमारा फोकस बदल रहा है। बिल्कुल। भारत का ऊर्जा संक्रमण यानी एनर्जी ट्रांजिशन इस वक्त पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी केस स्टडी बन चुका है। दस्तावेज बताते हैं कि कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत अब दुनिया में चौथे स्थान पर है। चौथे स्थान पर? यह तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ, जनवरी 2026 तक भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 140 गीगावाट और पवन ऊर्जा क्षमता 54.65 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। और इसी सफर में ना एक ऐसी तारीख आती है जो मुझे लगता है इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है, 29 जुलाई 2025। वो दिन सच में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। स्रोत सामग्री में इस दिन को एक बड़े मील के पत्थर के रूप में बताया गया है। इस दिन भारत की कुल 203 गीगावाट बिजली की मांग का 51.5% हिस्सा, यानी आधे से भी ज्यादा हिस्सा सिर्फ नवीकरणीय स्रोतों से पूरा किया गया, जिसमें हमारा सूरज, हवा और पानी की ऊर्जा शामिल थी। जरा सोचिए, एक ऐसा देश जहां कभी कोयले के बिना एक दिन भी गुजारा नहीं हो सकता था, वहां आधी से ज्यादा बिजली बिना कोई धुआं छोड़े पैदा की गई। ये सोचना ही अपने आप में अद्भुत है। और सबसे अच्छी बात यह है ना कि ये सिर्फ बड़े बड़े सोलर पार्कों तक सीमित नहीं है, मतलब आम घरों तक भी पहुंच गया है। हाँ, दस्तावेजों में पीएम सूर्य घर योजना का भी बहुत विस्तार से जिक्र है। 75,021 करोड़ रुपए के बजट वाली इस योजना का लक्ष्य 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाना है। 1 करोड़ घर, और अभी तक कितने लग चुके हैं? फरवरी 2026 तक 31.04 लाख घरों में ये पैनल लग भी चुके हैं। ये योजना ऊर्जा के उत्पादन को पूरी तरह से विकेंद्रीकृत कर रही है। मतलब अब बिजली सिर्फ बड़े कारखानों में या प्लांट में नहीं बन रही, बल्कि आम लोगों की छतों पर बन रही है। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा रुककर एक सवाल पूछना चाहूंगी। ये सब ना कागज पर सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रकृति तो किसी इंसान के कंट्रोल में नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है। जब रात होती है और सूरज ढल जाता है तब सोलर पैनल काम नहीं करते। जब हवा नहीं चलती तो पवन चक्कियां रुक जाती हैं, जिसे हम इंटरमिटेंसी या अस्थिरता कहते हैं। हाँ, कोयले के प्लांट को तो इंसान जब चाहे चालू कर सकता है, जब चाहे बंद कर सकता है। लेकिन क्या इतनी बड़ी मात्रा में ऐसी बिजली ग्रिड में डालना, जो कभी आती है और कभी अचानक बंद हो जाती है, ये पूरे ग्रिड के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द नहीं है? इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। और आपको बता दूं, दुनिया भर के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स इसी चुनौती से निपटने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। तो इसका समाधान क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा की इस अस्थिरता या उतार चढ़ाव को संभालना ही भविष्य की सबसे बड़ी परीक्षा है। और अगर आप दस्तावेजों पर गौर करें तो आपको इसका समाधान भी दिखेगा।
वो पावर ग्रिड वाला पॉइंट? हाँ, सरकार ने पावर ग्रिड के निवेश की सीमा को 5,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7,500 करोड़ रुपए कर दिया है। यानी अब वे नए इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा पैसा लगा सकते हैं। लेकिन ये पैसा जा कहाँ रहा है? मतलब क्या सिर्फ और तार बिछाए जा रहे हैं? नहीं, ये पैसा सिर्फ साधारण तार बिछाने में नहीं जा रहा है। ये पैसा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, पंप स्टोरेज हाइड्रो और हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट जैसी अत्याधुनिक प्रणालियों में लगाया जा रहा है। मतलब ग्रिड को स्मार्ट बनाया जा रहा है। बिल्कुल, ग्रिड को स्मार्ट बनाया जा रहा है। बैटरी स्टोरेज का मतलब है कि दिन के समय जब सूरज तेज होता है और बिजली ज्यादा बनती है तो उसे विशाल बैटरियों में स्टोर कर लिया जाता है। अच्छा, और फिर रात को इस्तेमाल किया जाता है? हाँ, जब रात को मांग बढ़ती है तो उस स्टोर की गई बिजली को ग्रिड में छोड़ दिया जाता है। वाओ! तो जो जुलाई 2025 का वो दिन था ना, जब आधी से ज्यादा मांग हरित ऊर्जा से पूरी हुई, वो कोई तुक्का नहीं था। वो एक तरह से ट्रेलर था। एग्जैक्टली। वो इस बात का सबूत था कि हमारा ग्रिड अब इन अचानक आने वाले उतार चढ़ावों को कुछ ही सेकंडों में संभाल सकता है। ये सब सुनकर ना ऐसा लगता है कि भारत ने अपने घर के अंदर एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है और शायद अब समय आ गया है इस सफलता को पूरी दुनिया के सामने पेश करने का। बिल्कुल, और इसके लिए एक बहुत बड़ा मंच भी तैयार है। हाँ, दस्तावेजों के अंत में ना भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का बहुत ही प्रमुखता से जिक्र है। ये शिखर सम्मेलन 19 से 22 मार्च 2026 तक नई दिल्ली के यशोभूमि में होने जा रहा है। एक बहुत ही विशाल आयोजन है ये। और इसका विषय रखा गया है इलेक्ट्रीफाइंग ग्रोथ, एम्पावरिंग सस्टेनेबिलिटी, कनेक्टिंग ग्लोबली। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़े ना, तो ये सम्मेलन सिर्फ एक साधारण इवेंट या कोई एक्सपो नहीं है। तो फिर क्या है? ये दुनिया भर के निवेशकों के लिए भारत की तरफ से एक खुला निमंत्रण और एक बहुत बड़ा बयान है कि हम अब ग्लोबल लीडर हैं। और रिपोर्ट बताती है कि इस सम्मेलन में 2032 तक 50 लाख करोड़ रुपए यानी लगभग $600 बिलियन के भारी भरकम निवेश का अवसर प्रस्तुत किया जा रहा है। $600 बिलियन। ये रकम किसी भी सेक्टर की शक्ल बदलने के लिए काफी है। हाँ, इसमें उत्पादन, ट्रांसमिशन और स्टोरेज हर क्षेत्र शामिल है और इसमें 500 से अधिक प्रदर्शक, 100 से अधिक स्टार्टअप्स और 80 से अधिक देशों के लोग भाग ले रहे हैं। ये आंकड़े ना इस बात की गवाही देते हैं कि जो भारतीय पावर सेक्टर कभी विदेशी निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ा जोखिम माना जाता था, क्योंकि पैसे डूबने का डर रहता था डिस्कॉम्स के घाटे की वजह से, बिल्कुल, आज वही सेक्टर दुनिया के सबसे सुरक्षित, पारदर्शी और तेज रिटर्न देने वाले बाजारों में बदल चुका है। नीतियां अब साफ हैं और मुनाफा जमीन पर दिख रहा है। अब ये सब सुनकर हमारे सुनने वालों में से कोई ये सोच सकता है कि ये सारी बातें तो बड़ी बड़ी कंपनियों, सरकारी नीतियों और विदेशी निवेशकों की हैं। आम इंसान सोच सकता है कि मेरा इससे क्या लेना देना। एग्जैक्टली। एक आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी से इसका क्या लेना देना, तो मुझे लगता है इसे स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। देखिए, जब किसी देश में सस्ती, स्वच्छ और बिना रुके बिजली मिलती है ना, तो इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था की हर एक नस पर पड़ता है। क्योंकि बिजली हर चीज की लागत तय करती है। हाँ, कारखानों में बनने वाला सामान सस्ता होता है, जिससे वो विश्व बाजार में चीन या अन्य देशों का मुकाबला कर पाता है। और जब कारखाने बढ़ेंगे तो जाहिर है रोजगार भी बढ़ेगा। एकदम सही। इससे विदेशी निवेश बढ़ता है, नई फैक्ट्रियां लगती हैं और लाखों नए रोजगार पैदा होते हैं। एक मजबूत बिजली का ढांचा सीधे तौर पर हमारे और आपके जीवन स्तर में सुधार लाता है। बिल्कुल, सस्ती और भरोसेमंद ऊर्जा ही वो बुनियादी नींव है जिस पर कोई भी देश एक विकसित राष्ट्र बनने का सपना खड़ा करता है। और भारत उसी रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। घाटे और भ्रष्टाचार के तंत्र से निकलकर स्मार्ट और ग्रीन तकनीक को इस तरह से अपनाना न इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो और सही नीतियां लागू की जाएं, तो किसी भी असंभव लगने वाली समस्या को सुलझाया जा सकता है। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? आज की इस पूरी चर्चा में हमने देखा कि कैसे 4.2% के भयंकर बिजली घाटे वाला देश आज 0.03% पर आ गया है, जो कि लगभग शून्य है। हाँ, कैसे 18,000 से ज्यादा गांवों के अंधेरे को दूर करके वहां 22 आवर्स से ज्यादा की सप्लाई सुनिश्चित की गई। और कैसे डिस्कॉम्स की तस्वीर बदली। बिल्कुल, कैसे 67,000 करोड़ के घाटे में डूबने वाली डिस्कॉम्स कड़े वित्तीय अनुशासन के बल पर आज 2,700 करोड़ के शुद्ध मुनाफे में खड़ी हैं। और सबसे बड़ी बात, कैसे भारत तेजी से
कोयले से हटकर सूरज और हवा की ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है। ये पूरी की पूरी यात्रा न सिर्फ एक क्राइसिस मैनेजमेंट की कहानी नहीं है, बल्कि ये भविष्य के लिए एक विजन है कि आने वाले दशकों में ऊर्जा का स्वरूप कैसा होगा। और भविष्य की इसी स्वरूप पर बात करते हुए इस चर्चा का अंत करने से पहले मैं एक विचार यहाँ छोड़ना चाहती हूँ हमारे श्रोताओं के लिए। बिल्कुल, बताइए। हमने इन दस्तावेजों में उपभोक्ताओं की सक्रिय भूमिका के बारे में पढ़ा। इसे अंग्रेजी में प्रोज्यूमर कहा जाता है। हाँ, प्रोज्यूमर। आज हम स्मार्ट मीटर और घरों की छतों पर लगने वाले सोलर पैनल की बात कर रहे हैं, लेकिन जरा इस तकनीक को एक कदम और आगे ले जाकर सोचिए। क्या तस्वीर उभरती है? क्या आने वाले समय में डिक्शनरी से बिजली उपभोक्ता नाम का शब्द ही पूरी तरह खत्म हो जाएगा? ये बहुत ही दिलचस्प विचार है। जरा सोचिए, जब हर एक घर अपनी छत पर अपनी जरूरत से कहीं ज्यादा बिजली बनाएगा, उसे अपनी बैटरी में स्टोर करेगा और बची हुई बिजली को वापस ग्रिड में बेचेगा। मतलब हर घर एक मिनी पावर प्लांट बन जाएगा। एग्जैक्टली। क्या आने वाले दशक में हम बिजली को ठीक वैसे ही अपने पड़ोसियों के साथ ट्रेड करेंगे या शेयर करेंगे जैसे आज हम अपना इंटरनेट का हॉटस्पॉट शेयर करते हैं? वाह भाई, थोड़ी बिजली देना, मेरा एसी नहीं चल रहा। हाँ, कुछ वैसा ही। क्या भारत का ये जो 5 लाख सर्किट किलोमीटर लंबा सिंक्रोनस नेशनल ग्रिड है, ये सिर्फ तारों का एक बेजान जाल ना रहकर एक जीवंत एनर्जी स्टॉक मार्केट में बदल जाएगा, जहां कीमतें हर सेकंड ऊपर नीचे हो रही होंगी? हाँ, एक ऐसा बाजार जहां हर एक घर सिर्फ बिजली का इस्तेमाल करने वाला नहीं बल्कि बिजली का एक सक्रिय ट्रेडर बन जाएगा। यह सच में एक ऐसा विचार है जो स्रोत सामग्री से निकलकर भविष्य की एक बहुत ही अलग और रोमांचक तस्वीर पेश करता है ना? तो अगली बार जब कोई अंधेरे कमरे में जाकर उस छोटे से स्विच को ऑन करे, तो उस 1 सेकंड में जलने वाली रोशनी के पीछे के इस विशाल, बदलते और भविष्य की ओर तेजी से दौड़ते हुए तंत्र के बारे में जरूर सोचिएगा। मुझे यकीन है अब लोग उस स्विच को एक अलग नजरिए से देखेंगे। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। सुनते रहिए, नई चीजें सीखते रहिए और दुनिया को एक नए नजरिए से देखते रहिए। सपने हैं लहरे, मंजिले हैं दूर, युवा तुम कुड़िया, हाथ तेरा मिले जरूर। यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी का कठिन है सफर, मेहनत से लिखेंगे इतिहास।